Okay. So, bachcho, we have already done debit and credit. In accounts, we always used to follow which concept? Yes, the rest students, please tell me. Yes, बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आगे हम लोग अकाउंट्स में? बोलो बेटा. हाँ, हार्दिक स्पीक अगेन. रजत. मैम डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. हाँ, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा उस कॉन्सेप्ट को? ड्यूअल कॉन्सेप्ट. ड्यूल कॉन्सेप्ट. ड्यूअल कॉन्सेप्ट. Yes, बच्चों, in accounts we always follow dual concept or we can call it dual aspect. जितनी भी accounting है, it is based on dual concept or dual aspect. Means there will be always double effect. Double effect of any business transaction. See, I told you earlier, Keshav, you understand this better. Accounts के अंदर हम लोग हमेशा ड्यूल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जहां पे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसका डबल इफेक्ट होता है. डबल इफेक्ट कैसे होता है? अब मुझे कौन बताएगा? करण. करण, अकाउंट्स में हम किस टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बताओ? मैम फाइनेंशियल मॉनिटरिंग. वेरी गुड. तो हम लोग जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे ऑल आर फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. Because non-monetary transactions they have no place in accounts. ठीक है, accounts को हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों? Accounts is what? बोलो आगम. Yes, Agam. Speak. What is accounts, beta? I told you in the beginning of the classes. What is accounts? We need ड्यूअल कॉन्सेप्ट. no dual concept that is followed in accounts only. What is accounts? We need I think you all have never opened your notebooks after your classes, right? Rajat, what is accounts? Harman, Yes, ma'am. what is accounts here? Ma'am, it is a language of business. Very good. Accounts is a language of business which records all the financial or monetary transactions. ठीक है? Accounts को हम लोग क्या बोलते हैं? It is a language of the business. And it always records financial or Financial monetary and monitoring transactions. not present. Left the class. Hardik, Aman, Karan, Keshav, Rajat, Vineet, Agam is having network issues there. Okay, Keshav, beta clear है यहाँ तक? What is accounts? Accounts is the language of the business where we record transactions of financial nature only, monetary nature only. अगर तुम्हारी कोई non monetary है, मान लो केशव तुम्हारा बिजनेस है और इस बिजनेस में तुमने अपना एक मैनेजर रखा हुआ है. मैनेजर को यू आर पेइंग सैलरी 5000 पर मंथ, राइट? ये 5000 केशव मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नॉन मॉनेटरी है बेटा? मॉनेटरी क्यों होता है केशव? जिसको मनी टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. बोलो केशव. दिस 5000 यू आर पेइंग सैलरी टू योर मैनेजर, इट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बताओ? केशव, am I audible to you? Don't worry, Keshav. Do not hesitate. Speak whatever you know.
Keshav, but I asked you something. Keshav, you are paying salary to your manager, 5,000 rupees. Is it monetary transaction or non-monetary, बेटा? इतना तो समझ आ रहा होगा कि पहले वाली हाँ monetary. That is what I am expecting. कि it is monetary transaction. अब देखो, अगर केशव मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारा मैनेजर जो है वो बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा है, ऑनेस्टी क्या होगी? उसकी ईमानदारी. बट दिस इज नॉन मॉनेटरी, क्योंकि तुम उसकी ईमानदारी को कभी भी मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी ऑनेस्टी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाए. क्लियर है बेटा? केशव करण? Yes, ma'am. तो हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए देयर इज नो प्लेस इन अकाउंटिंग सिस्टम. अब मैंने आप लोगों को बताया था ड्यूल एस्पेक्ट. ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, तुमने मैनेजर को सैलरी पे की है बच्चों, जब तुमने मैनेजर को सैलरी पे की है तो मुझे जरा बताओगे अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा? हरमन, मैम when you एसेट are कम हो जाएगा. क्या कम हो जाएगा? एसेट. हाँ, एसेट में कैश कम हो जाएगा. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? कैपिटल. कैपिटल. तो मतलब ड्यूल इफेक्ट आता ही आता है. इट मींस अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट कर रहे हो तो दूसरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है. अगर 10,000 का डेबिट मारे, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट जो है ना, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से डेबिटो एंड क्रेडिटो, डेबिटो एंड क्रेडिटो, इन दो वर्ड से हमने डराइव किया डेबिट एंड क्रेडिट को. ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है इसकी, डेबिट एंड सीआर इज द क्रेडिट. तो अगर 10,000 से अकाउंट्स पे तुमने डेबिट किया है तो 10,000 से कोई और अकाउंट की क्या होगा? क्रेडिट होगा. एक बढ़ेगा एक कम होगा. ये आगे देखेंगे कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, क्या रूल रहता है. तो ये अभी तुम्हारी इंट्रोडक्शन थी कि अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं. ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. ड्यूल कॉन्सेप्ट मतलब डबल इफेक्ट होगा हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का, डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा. राइट? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Now next is what is the other meaning of accounts. So what is the pro forma to draw any kind of account? Accounts is a ledger which records the monetary transactions related to a person or item. नोट करो बेटा इसे. अकाउंट्स की डेफिनेशन देना है, मेक इट क्लियर टू एवरीवन. बच्चों बोर्ड विजिबल है सबको? Say accounts is a ledger which records the monetary transactions related to person or item. Now, what is the pro forma of account? It is always in T shape. Pro forma is also called as the format of the account. Any account, it will always have T shape. ये परफॉर्मा नोट करना है. मिडल लाइन should be the double line. So this is T shape. Here we have another column. This is this side. LHS side is called as debit and
side is called as credit. Both the sides you will mention particulars and amount in rupees. बच्चों जितने भी अकाउंट्स बनेंगे they are always in T shape and it should be divided in two sides. One is LHS and other is RHS. LHS is always debit and RHS is always credit side. Note down the performer. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, बेटा. मैम लास्ट में क्या लिखा है मैम राइट हैंड साइड के? Where बेटा? Amount in rupees. पर्टिकुलर्स के राइट. Credit के नीचे. मैम जो पर्टिकुलर्स लिखे हैं ना मैम आपने राइट हैंड साइड पे, हाँ उसके उसके साथ. मैम. हाँ जी मैम. हाँ बेटा क्रेडिट के नीचे अमाउंट इन रुपीस, दोनों का कॉलम सेम रहता है ना. टी शेप में डिवाइड किया, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल होते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट और फिर से पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है. यस मैम. ये अगम का बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू चल रहा है. Yes, have you all written it? Now मैम see आपने what पर्टिकुलर के आगे क्या लिखा है? it is amount in rupees. मैम उससे Amount in पहले rupees. कहाँ पे बेटा? यहाँ पे Which फर्स्ट side? नंबर के बाद. इधर यस मैम उसके आगे. अमाउंट इन रुपीस. बेटा टी शेप अकाउंट है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड है. देखो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है. दोनों में दो कॉलम्स की बाइफिकेशन है, पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीस. सेम क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस. ओके मैम. देखो अब अकाउंट्स की है, एक लेजर है जहां पे हम लोग सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी भी आइटम से रिलेटेड हो. इसकी हमेशा दो साइड्स होती है, एलएचएस एंड आरएचएस. एलएचएस डेबिट, आरएचएस क्रेडिट. टी शेप फॉर्मेट के टी शेप है. अब ये अकाउंट्स तुम्हें हर जगह ड्रॉ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसके लिए तुमने क्या करना है, एक बिग स्केल और पेंसिल ऑलवेज होनी चाहिए व्हाइल डूइंग योर अकाउंटिंग वर्क. ये नोट कर लिया बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we have classification of accounting process. बच्चों इस क्लासिफिकेशन में you will learn about the terms which item will be debited and which item will be credited. In the same way, which person will be debited, which person will be credited. जब हम अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, it is done by two approaches. दो approaches देखी different हमारे accountants ने. फर्स्ट है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच. Second was your modern approach. ठीक है, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन दो अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हुई, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच सबसे पहले आज ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस करते हैं, देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस मॉडर्न अप्रोच. ये फ्लो चार्ट नोट करो.
कर लिया बच्चों नोट? वेट मैम. ओके. डन बच्चों? Yes ma'am. Yes, ma'am. According to the classification by traditional approach, first approach is traditional approach. Traditional approach is further divided in two parts. First is your personal account and other is your impersonal account. ठीक है? पर्सनल अकाउंट फर्दर बाइफिकेट किया गया 3 पार्ट्स में. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बच्चों देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अकाउंट्स जो है ना, ये बहुत न्यू टॉपिक है, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट 10th से कॉमर्स में आते हैं ना, दिस इज द ओनली टॉपिक विच नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो अगर आप लोग सोचो कि हम लोग अकाउंट्स ऐसे ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे आगे पता लगेगा कि अकाउंट्स जो है एक्चुअली प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है. और अगर जिस बच्चे का अकाउंट्स में होल्ड हो गया ना अच्छे से, तो वो कॉमर्स में समझो निकला ही निकला आराम से. तो अकाउंट्स को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस. इन ईच क्वेश्चन यू विल गेट अ न्यू ट्रांजैक्शन ऑलवेज. और +1 में अगर बेस नहीं बनाओगे ना स्ट्रॉन्ग, +2 में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है. अब मेरे पास +2 में मतलब वी हैव 22-23 स्टूडेंट्स इन +2, बट काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका +1 में बेस बना ही नहीं हुआ. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपना अकाउंट्स बिगिनिंग से ही कंटिन्यू करना, बिगिनिंग से ही उसे होल्ड बना के रखना, नहीं तो तुम्हें +2 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. कर लिया बच्चों नोट? Write there artificial personal account. I forgot to write there, although I was speaking that word. Done? अब impersonal account की bifurcations कर रही हूँ मैं. Impersonal account is further bifurcated in two parts. First is real account. रियल अकाउंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. टेंजिबल रियल अकाउंट, intangible real account. Then we have nominal account. उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. Expenses and losses, and other we have incomes and gains. Note this entire flow chart.
कर लिया बच्चों नोट? Yes. Yes, ma'am. ओके, Ma'am, 1 minute. ma'am. कोई बात नहीं, कर लो बेटा आराम से नोट। Ma'am, done. ओके बेटा, नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स की डेफिनेशन में वन बाय वन आप लोगों को लिखवाऊंगी, ये नोट मत करना अभी, ठीक है? सारी डेफिनेशंस आई डिक्टेट एंड यू विल राइट। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। फर्स्ट अकाउंट इज वी हैव पर्सनल अकाउंट। बच्चों पर्सनल अकाउंट से देयर इज अ वर्ड पर्सन। सो ये अकाउंट जो है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस related to persons, group of persons, firms, institutions, etc. तो मतलब पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कि पर्सन से रिलेटेड है या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर। फर्स्ट लाइन क्लियर है? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट के अंदर वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ऑल दीस टर्म्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Now पर्सनल अकाउंट डील्स विद द ट्रेडर। यहाँ पे जो हम एक डीलिंग शो करते हैं जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इट डील्स विद द ट्रेडर। अब ट्रेडर के साथ जितनी भी डीलिंग्स होती हैं पर्सनल अकाउंट उसे रिकॉर्ड करता है। हर डील के लिए एक पर्सनल, एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। अब यहाँ ट्रेडर्स के साथ डीलिंग में दो टाइप के बैलेंसेस आते हैं। एक आता है आपका डेबिट बैलेंस और एक आता है क्रेडिट बैलेंस। Do not write anything, I'll dictate the topic. Clear? देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन आप लोगों को क्लियर है कि ये हमेशा पर्सन से, ग्रुप ऑफ पर्सन से, इंस्टीट्यूशन से, फर्म से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से डीलिंग करता है। और इसकी इस अकाउंट में मेन डीलिंग किसके साथ होती है? ट्रेडर्स के साथ। हर आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। लेट मी फिल द मार्कर बिकॉज देयर इज वेरी स्लो, इट्स वेरी ब्लर कमिंग आउट। So traders में we have debit balance and we have credit balance. Debit balance का मतलब क्या होता है बच्चों? कि पर्सन को बेनिफिट ज्यादा हुआ देन ट्रेडर। और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है पर्सनल अकाउंट का तो इट मींस आपके उल्टा हो गया कि यहाँ पे पर्सन को बेनिफिट कम हुआ और जो तुम्हारा ट्रेडर है उसको बेनिफिट ज्यादा हुआ। डेबिट बैलेंस का मतलब है person has received more benefits than trader जिसके साथ भी डील हो रहा है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है इसका ऑपोजिट, रिवर्स पोजीशन। मतलब मान लो कि अगर मेरा बिजनेस है और मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेडर के साथ डील कर रही हूँ, और अगर मेरा डेबिट बैलेंस आ जाता है तो इट मींस कि मेरा जो बेनिफिट है वो ज्यादा हुआ ट्रेडर से। और अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस
रिवर्स पोजीशन होगी, मेरा बेनिफिट कम हुआ और ट्रेडर का बेनिफिट ज्यादा हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? वी हैव 3 Yes, लाइंस ma'am. इन पर्सनल अकाउंट. सबसे पहले डील किसके, ये पर्सनल अकाउंट में किस टाइप की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती है. सेकंड, वो डील किसके साथ करता है. थर्ड, उसमें बैलेंसेस कैसे आते हैं. एक डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मतलब है कि पर्सन को ज्यादा बेनिफिट हुआ ट्रेडर से, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बिल्कुल इसका उल्टा. ठीक है, तो ये 3 चीजें थी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड. अब हमने पर्सनल अकाउंट को हरमन कितने पार्ट्स में बाइफिकेट किया था बेटा? Ma'am, 3 parts. 3 parts में. Name them. Natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Yes. अभी मैं पहले तीनों अकाउंट्स आपको डिस्कस कर रही हूँ, देन वी विल राइट द टॉपिक. पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वी हैव इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सन कौन है बच्चों? नेचुरल पर्सन्स कौन है बताओ? कौन होते हैं नेचुरल पर्सन्स? अरे नेचुरल पर्सन्स कौन है? Ma'am, directly Human beings. people. यस, ऑल ह्यूमन बीइंग्स. Yes, ma'am. सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल पर्सन्स. अगर किसी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट बना रहे हो तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. Like we have Rajat's account. So Rajat is a natural person. We have Hardik account. We have Keshav account. So all these accounts, they come under the category of natural person account. So natural person account is always related to human beings, which are natural. Next comes artificial personal account. Natural personal account clear है बच्चों सबको? Yes, ma'am. Artificial personal account. Artificial personal account क्या हुआ? Which is created by human beings. तो artificial क्या होता है? Which is created by human beings. अब कोई एक ऐसा अकाउंट बताओ जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकते हैं. किसी कंपनी का अकाउंट, मान लो एबीसी का. Ma'am, firms. सॉरी रजत. Ma'am, firm. Firms account, institutions account, school account, college account, they all are artificial, created by human beings. So all those accounts come under the category of artificial personal account. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. This last is representative personal account. It is very important. Do understand it very clearly because students बहुत ज्यादा confused रहते हैं कि हम representative account को basically क्या बोलते हैं. ठीक है, तो मैं इसको separately बोर्ड पे बता रही हूँ आप सबको. Then we will write the entire topic. मैं यार नोट डाउन तो नहीं करना था. नहीं नहीं अभी नहीं करना था. करण मैं डिक्टेट तब नोट करना. ठीक है. ओके मैम. ओके. Third is representative personal account. These are the accounts which represent certain person or persons. बच्चों ये वो अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कुछ लोगों को, मतलब सिंगल पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ज्यादा लोगों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. कैसे? देखो हम लोगों के पास ना कुछ एग्जांपल्स है. हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग वर्ड किया हुआ है,
कौन बताएगा मुझे व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? बोलो, who will explain me the meaning of outstanding? Outstanding means some amount, ma'am, which is pending from somebody. Okay, so outstanding is considered as a liability or asset? Yes, Rajat. Ma'am, if it is to be taken from somebody, like, ma'am, we are having outstanding payment which we need to collect, then it is an asset. And if it is, ma'am, outstanding which we need to give, then it is liability. तो बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग होता है वो किसी के लिए भी जो है ना वो लाइबिलिटी ही कंसिडर किया जाता है. इफ आई एम सेइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, so outstanding always represents your liabilities. ओके केशव, आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं पता होगा बेटा. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सी टर्म है आउटस्टैंडिंग. केशव इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. केशव मान लो तुमने क्या किया हुआ है, एक रूम लिया है रेंट पे, जिसका रेंट तुम पे कर रहे हो 1000 रुपीज पर मंथ. केशव तुमने लास्ट 3 मंथ से रूम रेंट पे नहीं किया, ठीक है. 3 मंथ से तुम रूम को यूज तो कर रहे हो बट यू आर नॉट पेड द अमाउंट. जो रेंट है वो पे नहीं किया हुआ. तो केशव तुम्हारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 3 मंथ्स का? 3000 मैम. 3000. तो ये 3000 जो है ना बेटा, जिसकी तुम सर्विसेज तो यूज कर चुके हो लेकिन तुमने अभी तक पेमेंट नहीं की है, इस 3000 को हम क्या बोलेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ केशव. इज इट क्लियर बेटा व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? यस मैम. सो दिस इज कंसिडर्ड अंडर लायबिलिटी. लायबिलिटी क्या होता है? जब आपको किसी को पेमेंट करनी होती है तो उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग जो है वो हमेशा क्या है? लायबिलिटी. अब बच्चों ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट था ये अल्टीमेटली किससे रिलेटेड था? आउटस्टैंडिंग रेंट किससे रिलेटेड था जो मैंने एग्जांपल लिया? बोलो. Liability. सो हाँ, Liability. इट इज लायबिलिटी बट किससे रिलेटेड था? Money. रेंट आउटस्टैंडिंग है किसका? Business. बेटा केशव का. रूम कौन यूज कर रहा है? केशव, है ना. Yes, ma'am. तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग किससे रिलेटेड था? केशव से. केशव कौन है? एक पर्सन है. तो अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई अकाउंट होगा, जैसे था तुम्हारा रेंट आउटस्टैंडिंग, उसे बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. समझ आया बेटा? मतलब ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है जो कि रिलेटेड है किसी पर्सन से. तो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये पर्सनल अकाउंट में आ गया और ये पर्सन के भी किसी एक खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज व्हाई जो रेंट आउटस्टैंडिंग है इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्लियर है बेटा? मैम एक बार दोबारा Yes, एक्सप्लेन. ma'am. दोबारा बता देती हूँ. मेरी बात एक बार, ये बात मेरी ध्यान से सुनना बच्चों. लिसन टू मी. जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है ना, वो बेसिकली एक धक्के वाला अकाउंट होता है. मींस यहाँ पे तुम पर्सन को ना जबरदस्ती एंटर कर देते हो, हालांकि उसका कोई लिंक नहीं लग रहा. तुम्हें की रेंट आउटस्टैंडिंग है, किसी को भी पे करना है ना, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है. अब यहाँ पे तुम जिसको पे करोगे वो भी एक पर्सन है और जिसके बिहाफ पे ये पेमेंट थी वो भी एक पर्सन है. तो 2 पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोल रहे हैं. अब पर्सनल अकाउंट में ये डायरेक्ट पर्सन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, केशव का डायरेक्ट नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये केशव के किसी खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो खर्चा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके खर्चे को, किसके पॉइंट को? केशव को. इसीलिए इसे हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला है. देखो ध्यान से सुनना मेरी बात. केशव का एक्सपेंस था रेंट आउटस्टैंडिंग. केशव इज अ पर्सन और केशव ये पैसा पे किसको करेगा? किसी और पर्सन को. मान लो लैंडलॉर्ड को अगर वो पे कर रहा है
तो लैंडलॉर्ड कौन है? वो भी एक पर्सन है। तो पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसे हम पर्सनल अकाउंट बोल रहे हैं। और ये डायरेक्ट केशव से रिलेटेड नहीं है, केशव की किसी एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, केशव के एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोला गया है। हार्दिक समझ आया? यस मैम। मैं तुम्हें पहले भी बोल रही हूँ, बस यही याद रखना कि जितना भी रेंट आउटस्टैंडिंग है या फिर तुम्हारा प्रीपेड है, ये दोनों चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट? अब व्हाट इज प्रीपेड? Who will asset, tell? अगम, yes, it is asset. अगम, प्रीपेड होता क्या है बेटा? मैं कहना टेल हाँ करण बोलो। मैम, पेड इन एडवांस। Paid in advance, very good. So prepaid is what? It is paid in advance. Keshav, listen to this. अगर हम लोग कोई पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड मींस जैसे केशव मान लो मैंने इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है ओल्डेस्ट क्लास के अंदर कि कोई भी स्टूडेंट, मान लो तुम ही हो, तुमने क्या किया, अपने स्कूल की फीस 4 मंथ्स की एडवांस पे कर दी। तुमने 4 मंथ्स की फीस स्कूल में एडवांस पे कर दी, तो मतलब जो तुमने एडवांस पैसा पे किया है ना बेटा, उसे हम बोलेंगे प्रीपेड फीस। और ये प्रीपेड फीस जो होती है वो किसी भी बिजनेस की एसेट होता है। एसेट मींस वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उसका पूरा राइट है। समझ आया केशव? व्हाट इज प्रीपेड? प्री मींस Yes, पहले कर दिया, तो प्रीपेड जो भी होगा वो एसेट होगा। अब देखो बेटा, प्रीपेड सैलरी, हमने हरमन को एज ए मैनेजर मैंने अपॉइंट किया हुआ है। मैंने क्या किया, हरमन को 2 मंथ्स की सैलरी प्री पे कर दी, मींस एडवांस पे कर दिया। अब सैलरी किससे रिलेटेड है? सैलरी किससे रिलेटेड है? बोलो, सैलरी किसकी है? बोलो, किसकी सैलरी ली है मैंने? किसकी सैलरी है? हार्दिक, यस मैम। किसकी सैलरी है ये? मैम हरमन की। हरमन कौन है? पर्सन। तो इसीलिए वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। सैलरी पे किसको करनी है? हरमन को। हरमन को हमने सैलरी पे की है। हरमन एक पर्सन है और प्रीपेड सैलरी उसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए प्रीपेड सैलरी को भी क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ आया बच्चों? yes. तुम चाहे इसे क्रैम करो या तुक्का मारो या जैसे मर्जी याद रखो, रिप्रेजेंटेटिव वाला हमेशा ऐसे याद रखना पड़ेगा बेटा कि जो पर्सन इन्वॉल्व है तो इसलिए पर्सनल अकाउंट है और उसके ये इनडायरेक्टली उसके एक्सपेंस को या उसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्लियर टू ऑल? Yes, हम ma'am. प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मैं टॉपिक डिक्टेट कर रही हूँ, एक बार इसे लिख लो ताकि तुम एक बार रीडिंग कर सको, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा? सो फर्स्ट राइट पर्सनल अकाउंट। लिखो अकाउंट्स, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। बच्चों ये सब पॉइंट बना के लिखना है, पैराग्राफ मत बनाना। पर्सनल अकाउंट का फर्दर सब पॉइंट बनाना है 1 2 3, ठीक है? अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस relating to individuals
or firms or companies are known as personal account. लिख लिया फर्स्ट लाइन सबने? Ma'am, please can you repeat once? या श्योर बेटा. लिखो बेटा, accounts recording transactions. Accounts recording transactions relating to individuals or firms or companies are known as personal account. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट लिखो. It records a trader's dealing with persons or firms. It records a trader's dealing with persons or firms. But can you repeat once again? Sure, beta. It records a trader's dealing. It records a trader's dealing with persons or firms. लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन में लिखो. A separate account is opened. A separate account is opened for each such person. A separate account is opened for each such person or firm to record the transactions. To record the transactions. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसी में नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट लाइन में if there is debit balance, in personal account, it
indicates that the person has received मैं if there is debit balance in personal account उसके आगे क्या है? it indicates that the person has received more benefits that he has imparted imparted to the trader. बच्चों ये थ्योरी चैप्टर नहीं है बट इसकी थ्योरी लिखवानी जो इंट्रोडक्शन वाली है दैट इज नेसेसरी only then you can try the transactions. Ma'am, could you please repeat? I couldn't hear due to network issue. Yeah, sure, beta. Enough. If there is debit balance in the personal account, it indicates that the person has received more benefits than he has imparted to the trader. Then he has Imparted, IMPARTED. लिख लिया बच्चों imparted? okay ma'am. Yes ma'am. Okay, next लिखो if there is credit balance. If there is credit balance in personal account, it indicates the reverse position. मैं नेक्स्ट पॉइंट है ये हाँ बेटा पर्सनल अकाउंट में नेक्स्ट पॉइंट है. मैं रिपीट कर दो एक बारी हाँ बेटा if there is credit balance in the personal account, if there is credit balance in the personal account, it indicates the reverse position. लिख लिया बच्चों? Yes ma'am. अब लिखो पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड एज 3 अकाउंट्स में बाइफिकेशन लिखो उसकी. फर्स्ट लिखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट. इसमें लिखो द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, the accounts recording transactions relating to the human beings, are known as natural personal account.
are known as natural personal account. For example, किसी का भी नाम नूम लिख लो, अपने अपने नाम लिख लो, अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लो. रजत अकाउंट, मैम हार्दिक पैराग्राफ में अकाउंट. लिखना है मैम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन. बेटा एक ही लाइन है. मैं रिपीट कर दो. रिपीट कर देती हूँ बेटा. लिखो, the accounts recording transactions relating to the individuals, relating to the human beings, लिख लो, relating to the human beings are known as natural personal account. लिख लिया था करण ये वाली लाइन? Relating to the human beings. हाँ, relating to the human beings. Okay मैम. For example, अपना नाम लिख देना, करण ब्रीड्स अकाउंट. Okay मैम. लिख लिया बच्चों सबने? नेक्स्ट बोलो बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लिखो, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस relating to companies, comma banks. The account recording transactions. Darshpreet, now it's 4-5 only. The accounts recording transactions, companies. Darshpreet, it is 4-5 only. You have joined so early. You have class at 4:30. कभी टाइम पे ही नहीं आना, कभी इतनी जल्दी आ जाना. कहां तक लिखा बच्चों? banks. हाँ, comma firms etc. which are created by the human beings are known as artificial personal account. Done बच्चों? Yes ma'am. Next लिखो, representative personal account. लिखो इसमें, when an account represents मैम आपकी persons. मैम वॉइस कट कट के आ रही है. कट कट के आ रही है? यस मैम मैंने Yes, ma'am. आर्टिफिशियल की डेफिनेशन सिर्फ बैंक्स तक लिखी है. रिलेटेड टू कंपनीज और बैंक्स. Is it lagging for everyone? मैम यस बीच बीच No, में कट ma'am. जाती. So there might be network issue from your side, Karan. If it's clear to everyone, am I clearly audible? नेटवर्क इशू तो ठीक है मैम क्योंकि बोर्ड भी दिख रहा है आज तो. तो जरूरी थोड़ा ना बोर्ड दिख रहा है तो सब कुछ ठीक है. नहीं मैम बीच बच्चों मेरी, बीच में हो रही है मैम. तो ठीक है, मैं एक बार रीजॉइन करके देख लेती हूँ. गिव मी 1 minute. ओके मैम.
बोलो करण। करण, करण बेटा बोलो कौन सा टॉपिक मिस हुआ? चलो बच्चों तुम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहाँ तक लिखा बताओ मुझे। when an account represent persons. हाँ, both natural और artificial, both natural और artificial, or group of persons, or group of persons is known as representative personal account. मैम एक बार लिख लिया repeat बच्चों? करो। हाँ, repeat कर लीजिए बेटा। When an account represents persons both artificial or natural or group of persons, it is known as representative personal account. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. For example लिखो, wages outstanding, wages outstanding, comma rent outstanding, comma prepaid salaries, comma accrued incomes, etc. मैम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में सिर्फ जो हमने पे करना है या फिर जो हमने रिसीव करना है वही आएंगे? हाँ, जो कि बेटा रिलेटेड होते हैं किसी भी पर्सन से। जैसे अब वेजेस है, किसी पर्सन को पे कर रहे हो, सैलरीज है किसी पर्सन को पे कर रहे हो, तुम किसी से रिसीव कर रहे हो, वो भी पर्सन से रिसीव कर रहे हो, तो पर्सन भी आने चाहिए उसके अंदर। ओके मैम। लिख लिया बच्चों? Yes, have you all written it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's do impersonal account. इम्पर्सनल अकाउंट की बाइफिकेशन कितने टाइप्स में करवाई थी बच्चों? Ma'am, two. टू। कौन कौन सी? रियल एंड नॉमिनल। Nominal. तो सबसे पहले रियल करते हैं। रियल अकाउंट को फर्दर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। बच्चों
what do you mean by tangible? Have you heard this word tangible? बोलो tangible का मतलब पता है? No, ma'am. Tangible means which can be touched, which can be touched, seen, or have physical existence. ठीक है, टेंजिबल से वर्ड निकलता है टच, मतलब वो सारी चीजें जिसे तुम देख सकते हो, जिसे तुम फील कर सकते हो, जिसे तुम टच कर सकते हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है. Those terms are called as tangible real assets. आप बोलो tangible real assets के नाम बताओ. Assets तुम सबको पता है क्या होता है? What are assets? फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक. बिल्डिंग, ये सब क्या है? टेंजिबल है ना? Yes, टेंजिबल ma'am. रियल एसेट्स, बिकॉज इसे हम देख सकते हैं, इसे हम टच कर सकते हैं. लैंड, तो Stock. जितने भी एसेट्स हैं जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारे क्या हो गए? टेंजिबल रियल एसेट्स. ठीक है केशव, एसेट्स क्या होते हैं बेटा किसी भी बिजनेसमैन के? एसेट्स उसकी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जिसपे उसका पूरा कंट्रोल, पूरा राइट होता है, और जिसे उसने खरीदा होता है, एक्वायर किया होता है बाय पेइंग इट्स मनी वर्थ. अब बिजनेसमैन ने लैंड परचेज किया, तो लैंड क्या हो गया? उसका एसेट, क्योंकि उसने लैंड को परचेज किया है पैसे देके, और उसके ऊपर उसका पूरा राइट है, तो उसे बोलते हैं एसेट्स. अब अगर मैं केशव के एसेट की बात करूं, तो केशव के एसेट, अगर केशव के पास कार है तो कार तुम्हारा एसेट हो गया. यू हैव बाइक एक्टिवा, वो तुम्हारा एसेट. घर का फर्नीचर, ये सब चीजें हमारा एसेट है बेटा, क्योंकि हमने इसे पैसे देके खरीदा है, और अब इन सब चीजों पे हमारा पूरा राइट है. क्लियर केशव? Yes, ma'am. Now, what are intangible assets? Intangible क्या होंगे? Which बोलो. cannot be touched. हाँ, which Seen. cannot be touched, which cannot be seen, or which cannot be feel. तुम किसी एक ऐसे एग्जाम्पल को, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो that comes under the category of intangible asset? Think about it. Any example? Brand value. Brand value. Brand value, basically in accounting terms, it is called as goodwill. क्या बोलते हैं इसे? Goodwill. Goodwill. देखो बच्चों, गुडविल क्या होती है? गुडविल जो है ना, इट इज अनटच्ड, कांट सी. अब जैसे रजत ने एग्जांपल दिया ब्रांड वैल्यू. लेट अस सपोज तुम लोग एडिडास के शूज वेयर करते हो. अब एडिडास क्या है बच्चों? एक ब्रांड है. इसने ना मार्केट में अपनी एक गुडविल बनाई हुई है कि एडिडास का शूज लिया मींस वी हैव परचेज क्वालिटी फ्रॉम द मार्केट. तो गुडविल क्या होता है बच्चों? इट इज द स्टेटस और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट. इज इट क्लियर बेटा? व्हाट इज गुडविल? क्लियर टू एवरीवन बच्चों? व्हाट इज गुडविल? Yes, ma'am. नाउ अब हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में, नाउ यू आर डूइंग, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स एवरीवन, गुडविल जो है उसे एक एसेट माना जाता है. इसकी वैल्यू भी मींस इसकी जो मनी वर्थ है उसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन से मेथड्स है रिकॉर्ड करने के, वो तुम 12th क्लास में करोगे, अभी नहीं है. बट हमेशा याद रखना, गुडविल जो है, अगर तुमने मार्केट में गुडविल बनाई हुई है तो गुडविल एक एसेट होता है बिजनेस का,
जिसकी मनी वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस के एसेट्स के अंदर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. अब कोई और एग्जांपल सोचो गुडविल के अलावा. एनी अदर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट? ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स, copyrights, these all are intangible assets of the firm. सबको पता है पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो बेटा. एक बार कॉपीराइट बता दो तो। हाँ, कॉपीराइट्स क्या होते हैं बेटा? तुम्हें पता है कि तुम कभी कोई बुक वगैरह लेते हो तो लास्ट में लिखा होता है ना कॉपीराइट्स लिखा होता है. कभी पढ़ा है किसी बुक के पीछे लिखा होता है? हाँ विनीत. नो मैम. देखो पेटेंट राइट्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं और जो कॉपीराइट्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं. पेटेंट राइट्स जैसे मान लो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए हमने ले लिए और जब हम इसका अमाउंट पे करते हैं, एडिडास का मान लो एक पेटेंट राइट है, जो भी उसका साइन होता है, आई डोंट नो, वो एक साइन होता है ना उसका. तो ये साइन कोई और यूज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो एडिडास का ओनर है उसने पेटेंट राइट परचेज किया हुआ है, उसने पेटेंट फीस दी हुई है कि ये जो है वो कोई और यूज नहीं करेगा. सेम कॉपीराइट्स मोस्टली जो होता है ना वो तुम्हारा बुक से, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है कि इसका पब्लिकेशन हमारे अंडर ही है, हम इन बुक्स को पब्लिक कर रहे हैं और कोई इसे यूज और कोई इसे पब्लिश नहीं करेगा. ठीक है. तो पेटेंट राइट्स बेसिकली प्रोडक्शन लेवल. क्लियर विनीत? Ma'am, your voice broke down in between. Actually a call was coming there. Vineet, is it clear now? Vineet. Am I audible? Yes, बच्चों, am I audible? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. Then write the topic. फिर हम nominal वाला next class में करेंगे. Because I have another class. Real account लिख लो बच्चों फटाफट. Real account में first लिखो tangible real account. लिखो the accounts recording transactions. The accounts Ma'am, first you are telling of real account or tangible real account? बेटा रियल अकाउंट जो होता है ना उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका मेन बाइफिकेशन में ही हम उसे एक्सप्लेन करते हैं. Okay. देयर इज नो अदर डेफिनेशन फॉर रियल अकाउंट. सो आई एम डिक्टेटिंग यू इन tangible real accounts. लिखो द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस relating to tangible things, relating to tangible things which can be touched, comma seen. Ma'am, please can you repeat? Sure beta. Accounts recording transactions, accounts recording transactions relating to tangible things which can be touched, comma seen,
comma purchased and sold is known as tangible real asset. Is known as tangible real asset. मैम प्लीज रिपीट कर दो एक बार डेफिनेशन. हाँ बेटा लिखो, accounts recording transactions relating to tangible things which can be touched, comma seen, comma purchased and sold is known as tangible real account. For example, लिख लो cash, building, machinery, etc. लिख लिया बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. बाय बच्चों. Okay, ma'am. Thank you. ओके मैम. थैंक यू. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. बाय बच्चों.